Hello everyone, welcome to the Manuno classes. In the session of daily news analysis, today is 24th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. So, we are going to start the revision of the previous day session. So, just start, test yourself. So, first question is regarding recently Aadhaarshila was in news. It is. So in the last session, we discussed about Aadhaarshila. It is a project. Okay, so now you have to find out the correct option. Recently Aadhaarshila was in news. So it is. ये क्या है? Foundation stone for new railway project in Kashmir. A national curriculum for early childhood care and education. Developmental project for girl education in rural India. Or developmental project for rural roads. So what is the correct option? Guys, the correct option is National Curriculum for Early Childhood Care and Education. जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका ये एक फ्लैग बियरिंग प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज है जो अर्ली चाइल्डहुड का टाइम होता है उसमें बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट एंड द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो उनके लिए एक नए टाइप का ये करिकुलम लेकर के आए हैं कि जो बच्चों की जो प्री स्कूलिंग है वो एक हाई लेवल की वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024 विल बी एप्लीकेबल फॉर। ये जो न्यू करिकुलम है और स्पेशली फॉर जो किड्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्री स्कूल टाइम में होते हैं, दैट इज प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट एज लिमिट कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो नेशनल करिकुलम है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024, ये कौन सी एज ग्रुप के लिए है? ए 3 years to 6 years, 6 years to 14 years, 10 years to 14 years, or age group from 9 years to 16 years. Guys, try to answer before I provide you the correct answer. So correct answer is 3 years to 6 years. You know, 85% of brain development happens from 3 years to 6 years of age. तो बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है 3 इयर्स से 6 इयर्स का जो एक गोल्डन टाइम होता है उसमें उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। अभी तक इंडियन सोसाइटी में जब से ब्रिटिश एजुकेशन पैटर्न आया है तब से एजुकेशन में हमारे यहाँ ये देखा गया कि अभी रिसेंटली अगर हम अर्बन एरियाज को थोड़ा सा साइडलाइन करें तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पेरेंट्स वर नॉट एम्फसाइजिंग द अर्ली केयर मीन्स 3 years to 6 years। इस जो गोल्डन टाइम है बच्चों का, इस ईयर्स वाले इस गैप पर, इस फेज पर पेरेंट्स वर नॉट एम्फसाइजिंग। वो उनको लगता था कि ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें तो बच्चों को बस खेलने दिया जाए, उनको मस्ती करने दी जाए। लेकिन एक्चुअली में ये जो पीरियड होता है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फेज होता है। तो गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है बिकॉज आने वाली जो हमारी यूथ जनरेशन है वो इंटेलेक्चुअली फिजिकली स्ट्रांग हो, उनका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024 प्रोजेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। The IIT Roorkee researchers have reported the discovery of fossils of one of the largest snakes that ever existed on Earth, that is वासुकी। तो वासुकी के जो फॉसिल्स हैं रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं आईआईटी रुड़की के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेस कि कहाँ पर इन्होंने इसको सर्च किया है। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज कच्छ। कच्छ इज इन गुजरात। तो गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है वहां पर वासुकी के फॉसिल्स हमको मिले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो एनएसजी के रिसेंटली अभी जो हेड हैं दैट इज डीजी डायरेक्टर जनरल, ये अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली।
तो हु इज द लेटेस्ट और द इनकम्बेंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं, दैट इज नलिन प्रभात। ये अभी इससे पहले सीआरपीएफ में जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, तो इनको अपॉइंट कर दिया गया अब एनएसजी का डायरेक्टर। व्हाट इज द मेन डोमेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? तो जो एनएसजी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेन डोमेन क्या है उसका, जो वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस फोर्स की, तो वो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग स्मगलिंग या करप्शन इन पब्लिक डिपार्टमेंट्स? नो, all these first three statements are incorrect because the correct statement is fighting against the terrorist attacks in India। तो NSG बनाया गया था 1986 के अराउंड में, आफ्टर द अटैक्स और द मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड द ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद में इसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को एस्टेब्लिश किया गया और इसका स्पेशलाइजेशन करवाया गया टेररिस्ट अटैक्स को फाइट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑपरेट्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ। तो जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ये विच मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है? सो इट वर्क्स ऑफ कोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखो, जब भी हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मिनिस्ट्री और उसके मिनिस्टर होते हैं तो मोस्टली माने जाते हैं होम मिनिस्टर, बिकॉज इन्हीं के अंडर में काम करती हैं इंडिया में जितनी भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, और आपकी असम राइफल्स हो, एसएसबी हो, है ना, आईटीबीपी हो, ये सारी की सारी फोर्सेस इन्हीं के अंडर में काम करती हैं। या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, ये भी इन्हीं के अंडर में काम करती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये भी इन्हीं के अंडर में काम करता है। तो मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑल दोज डिपार्टमेंट्स वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी करंटली होम मिनिस्टर कौन है ये आप कमेंट में बता सकते हैं, बाकी सबको पता होगा, बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? यस्टरडे सेशन इन यस्टरडे सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट एनसीसी और ये न्यूज में था बिकॉज अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ये एनसीसी। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एनसीसी फ्रॉम 70 लाख टू 27 लाख। अभी जो 17 लाख की स्ट्रेंथ है एनसीसी की, उसको 27 लाख तक ले जाना चाहते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको पता होगा कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स को 1948 के एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट के थ्रू कंडक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसका जो मेन पर्पज है वो डिसिप्लिन एंड सर्विस है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मोटो ऑफ द एनएसजी? एनएसजी का मोटो क्या है? मींस एवरी फोर्स, एवरी डिपार्टमेंट है सम काइंड ऑफ इट्स अ स्लोगन लाइक वर्ड्स। सो द motto sentence of NSG is सर्वत्र सर्वोत्तम एंड सुरक्षा। मीन्स यहाँ पर बात हम करते हैं सर्वत्र की, तो मीन्स एवरीवेयर। सर्वोत्तम मीन्स द बेस्ट, और सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी। तो इसका जो मेन पर्पज है और इसका जो मेन मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इट मीन्स एवरीवेयर, द बेस्ट और द सिक्योरिटी। तो ये इसका मोटो वाक्य है। इन वेरियस एग्जामिनेशन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपीयर्स ऑफन, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज डन इन। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया था? देखो, इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड। ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था पंजाब में, बिकॉज देयर वर एक्टिविटीज and the activists actually they were militants and their demands were for the separate Khalistan. They were demanding a separate nation, that is Khalistan, and their activities were based on violence. और इन्होंने क्या किया था, गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर का,
उसको सीज कर लिया था, उसको हॉस्टेज बना लिया था। तो 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियन फोर्सेस को चलाना पड़ा था ऑपरेशन ब्लू स्टार। दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज इंदिरा गांधी। ये उस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी और इन्होंने जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया था 1984 में। यहीं से एक नया जो है, अभी इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज एसोसिएटेड विद विच प्लेस? तो ऑब्वियसली इट इज एसोसिएटेड विद गोल्डन टेम्पल। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछता हूं मैं, गोल्डन टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, आपको ये भी बताना है। अब जान लेते हैं कि देखो, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 1984 में, जून जुलाई के आसपास में, तो उसके बाद अक्टूबर तक आते आते ऐसी एक घटना हुई इंडिया में, बहुत बड़ा जो है उसमें काम हुआ, और इट वाज द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाद में उनके जो सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के अगेंस्ट इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन किया। ठीक है, उसके पीछे जो कारण था, ये माना गया कि इंदिरा गांधी जी रिस्पॉन्सिबल थी, जो गोल्डन टेम्पल है, मंदिर जो है, सिखों का गुरुद्वारा है, उस पर भी ऑपरेशन कराने के लिए, उस पर अटैक करवाने के लिए, ड्यू टू खालिस्तानी मूवमेंट। तो उन्होंने उसको अलग तरीके से ले लिया कि भाई आपने हमारे मंदिर में क्यों घुस गए, फोर्सेस क्यों मंदिर के अंदर चली गई। उन सबको देखते हुए तो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके खुद के, उन्होंने फिर इनकी असैसिनेशन किया। और उसी के बाद, इसी ऑपरेशन के बाद एनएसजी को भी जो है इस्टेब्लिश किया गया, स्पेशली किसके लिए? टू फाइट द टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑल ओवर इंडिया। So now we are going to discuss today's current affairs. First of all, I wish you the happiest day for Panchayati Raj. So today is 24th of April and this day is especially celebrated as the National Panchayati Raj Day. You know Panchayati Raj Day, it is associated with the rural local governments, and on the 24th of April in 1993, the 73rd Constitution Amendment Act of 1992 was implemented. Means जो जिसके थ्रू हम रूरल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट्स लेकर के आए थे, उस एक्ट का नाम है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। मीन्स ये पास हो गया 1992 में, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1993 में, और किस दिन हुआ? 24th of April को। सो दैट्स वाई we celebrate 24th of April as National Panchayati Raj Day. Now, another important point. Supreme Court asked government to act against misleading ads by FMCG firms. यह इशू ये निकल करके आया है कि FMCG जो फर्म्स हैं, वो क्या करती हैं कि बहुत सारे मिसलीडिंग एड्स जो है सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, उसमें वो निकालती हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी वगैरह आप देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स, वहां पर इनके एड्स आते हैं, और उनकी वजह से इनकी डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है इनके प्रोडक्ट्स की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक्टिवेट इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को क्या करना होगा? ऐसी कंपनी जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को प्रमोट कर रही हैं, द गवर्नमेंट शुड एक्ट अगेंस्ट सच काइंड ऑफ मिनिस्ट्रीज, सच काइंड ऑफ misleading advertisements and especially such kind of firms. ऐसी जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके अगेंस्ट में काम करना होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उनको भी। और ये काम क्या करती हैं? जो क्रेडुलस कस्टमर्स होते हैं, पर्टिकुलरली फैमिलीज, बेबीज, चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके प्रोडक्ट्स बनाती हैं। प्रोडक्ट्स कैसे हो सकता है? छोटे बच्चों का, बेबी जो होते हैं उनका मसाज ऑयल हो गया, उनके बेबी फूड प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। अब उसमें ये दुनिया भर का बहुत सारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स करते हैं अपने कंटेंट के रिगार्डिंग में, बट इन फूड्स में, इन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी यूज किए जाते हैं जिनको बताया नहीं जाता। तो उससे क्या होता है? बच्चों को और सारी की सारी फैमिलीज हो, उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा हार्म होता है। और ये इंडिया के लिए, बिकॉज जो आने वाले बच्चे हैं वही तो इंडिया का फ्यूचर है, तो उनकी हेल्थ के लिए क्या है? ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ सीरियस कंसर्न। कोर्ट ने कहा कि रिसेंट रिपोर्ट्स की अगर हम देखें, जैसे कि
हम बात करें नेस्ले का, बेबी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। नेस्ले कंपनी आप जानते होंगे। नेस्ले के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, फॉर बेबीज, और उनमें मिला हमको बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट। नॉर्मली आपने देखा होगा कि पीपल ऑफन सजेस्ट दैट वी शुड हैव शुगर विद लो, सॉरी, टी विद लो शुगर, है ना, कम चीनी वाली चाय पीनी चाहिए, ऐसा जो सजेस्ट करते हैं लोग। लेकिन यार छोटे छोटे बच्चों के प्रोडक्ट में इतना सारा शुगर अगर मिल रहा है, जिससे क्या होता है, बच्चे उसको आसानी से कंज्यूम कर लेते हैं, बट नेगेटिवली हार्म द हेल्थ ऑफ द बेबीज। ऐसे ही प्रोडक्ट्स देखो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। आप यहाँ से एक आइडिया निकाल सकते हैं कि जो नेस्ले जैसे जो कंपनीज हैं या और भी कोई कंपनीज, ठीक है, जो मोस्टली अदर कंट्रीज में, और स्पेशली जैसे हम बात करें एमएनसीज, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, ये अपने प्रोडक्ट्स मोस्टली देखो कहाँ सेल कर रही हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, और ये सारे के सारे वो कंट्रीज हैं जो अभी डेवलपिंग हैं। यहाँ पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है। इनके प्रोडक्ट जरा सा भी अगर वहां पर दिक्कत होती है यूएसए वगैरह में, तो तुरंत उनको बैन कर दिया जाता है और बड़े बड़े फाइन उन पर लगा दिए जाते हैं। बट अफ्रीका, एशिया, उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी से सेल करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक्शन लिया है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको ऑर्डर दिया है कि आप क्या करो, इसमें एक्शन लो और जो है इन्वेस्टिगेट करो कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या, कितना शुगर मटेरियल उसमें है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन और ले लिया कि उन्होंने अपने सुओ मोटो एक्शन के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनको भी क्या बना दिया, पार्टी बना दिया उस केस में। ऑलरेडी ये केस चल रहा था तो उसमें इनको बुला लिया, बोला आप भी पार्टी हो। क्यों? बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स। तो आपने क्या एक्शन लिए ऐसी कंपनीज के अगेंस्ट में? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, बोला आप बताओ एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, आपने क्या एक्शन लिया? आयुष मिनिस्ट्री ऑलरेडी इसमें पहले से पार्टी थी, तो सुप्रीम कोर्ट काफी टफ एक्शन ले रहा है ऐसे मिनिस्ट्रीज के अगेंस्ट में। यहाँ पर बात करते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। अब तक की उसकी बात करें तो उन्होंने 948 ऐसे मैटर्स निकाले जहां पर उनको मिला कि देयर हैव बीन सम कंपनीज जो मींस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को प्रमोट कर रही है। तो ऐसे 948 केसेस रिसेंटली इनको एडवर्टाइजिंग काउंसिल को मिले हैं। अब आपके मन में बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। सो एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो गुड्स प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा उनकी डिमांड होती है और ज्यादा टाइम तक मार्केट में या स्टॉक में नहीं रहते। तो इनका क्या होता है, फास्ट मींस बहुत ज्यादा डिमांड। जैसे उनका प्रोडक्शन हुआ मार्च में, हो सकता है अप्रैल तक ये फिनिश हो गए, इनकी सेल फिनिश हो गई, तो मार्केट में आते हैं और फटाफट सेल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसी कंपनीज जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, ऐसे कंपनीज को हम बोलते हैं एफएमसीजी फर्म्स और कंपनी। जो ऐसे प्रोडक्ट बना रही होंगी उनको एफएमसीजी कंपनीज भी हम बोल देते हैं। इनके एग्जांपल्स जब आप देखेंगे तो जैसे कि क्लीनिंग के मटेरियल हो गए, टॉयलेटरीज वगैरह हो गई जैसे हार्पिक वगैरह हो गया, फूड बेवरेजेस हो गए जैसे कि आप बात करते हैं बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स की, हाउस होल्ड के बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, कई बार कॉर्नफ्लेक्स होता है, जैम होता है, बटर होता है, ठीक है, हेयर ऑयल होते हैं, ये सब देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देखो, कोल्ड ड्रिंक्स, कन्फेक्शंस, ये सब पेरिशेबल होती है जैसे मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बेक्ड प्रोडक्ट जैसे बिस्किट वगैरह हो गए। इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को हम एफएमसीजी में काउंट करते हैं। इलेक्शन बाइकॉट बाय विलेजर्स नियर जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश। देखो यहां से आप समझ पाएंगे कि साइड इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट मीन्स जहां हम एक साइड बार बार डेवलपमेंट की बात करते हैं लेकिन
वहीं पर ऐसे बहुत सारे पीपल हैं जो इस डेवलपमेंट को मींस इस डेवलपमेंट की नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को फेस कर रहे हैं। अभी इसका एक एग्जांपल है और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ऑल ओवर द कंट्री हमारे पास में अवेलेबल है। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक रनहेरा विलेज है गौतम बुद्ध नगर, जो नोएडा के पास में ही है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। तो वहाँ के लोग जो है कलेक्ट हुए चौपाल पर, दैट इज ए कम्युनिटी स्पेस। यहाँ पर बहुत सारे लोग हुए इकट्ठे और इन्होंने कहा कि देखो, हम, हमारे पिता, हमारे ग्रैंडफादर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ये सब बात कर रहे थे एक बनियान ट्री के नीचे बैठ करके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, हम, हमारे बच्चे सब इस पेड़, इस ट्री के आसपास में बड़े हुए, हमने सबने इसको देखा। लेकिन हुआ क्या है कि जेवर के पास में बन रहा है एयरपोर्ट, बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, ऑपरेट भी, उसका ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब वहां के आसपास के जो विलेजेस हैं उन सारी की सारी लैंड को, मीन्स उनकी एग्रीकल्चरल लैंड, इवन जो विलेज है, जो घर बने हुए हैं, वो सब भी किस में आ गए, इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर में आ गए वो। अब हो क्या रहा है, ये कह रहे हैं कि आवर एंटायर विलेज विल बी अपरूटेड। तो जितने भी लोग गांव में रह रहे हैं उस विलेज में, उन सबको वहां से माइग्रेट करना पड़ेगा। अब जब इनको माइग्रेट करना पड़ेगा तो अब सोचिए आप उनकी कितनी सारी वहां पर उनके इमोशंस कनेक्ट होंगे, कितने सारे आसपास के जो विलेजेस होंगे उनके साथ में उनके रिलेशंस होंगे, उनकी रिश्तेदारियां होंगी, है ना। वहां पर उनकी जान पहचान होगी, वहां पर उनका लोकल लिवलीहुड होगा, कोई दूध बेचता होगा, कोई लाइव स्टॉक एनिमल्स वगैरह हैं, उनसे अपनी रोजी रोटी, अपनी लिवलीहुड अर्न करता होगा, वो सब उनका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आप कई बार देखोगे, जैसे नोएडा एक्सप्रेस वे पर आप जाइए जो आगरा तक गया है, वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे आप पाएंगे, मान लो ये है, तो एक गांव यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। अब हुआ क्या है कि जब ये एक्सप्रेसवे बनाया गया तो उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों विलेजेस का आपस में कनेक्शन टूट गया, बिकॉज बहुत दूर दूर तक इसके नीचे और ऊपर कहीं भी कोई भी पास नहीं दिया गया। अब कितने सारे ऐसे वर्क होते हैं कि बच्चों के बर्थडे होते हैं, इस विलेज का आदमी इसके किसी गांव वाले को जानता है, उसको पार्टी में इनवाइट कर लेता है। मींस यहाँ इसके खेत हैं, सपोज करो दिस इज द विलेजर ए, गांव इसका यहाँ है, लेकिन इसका जो फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, वो यहाँ पर है, ठीक है। वो पैदल जा सकता था पहले यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब वो नहीं जा सकता। क्यों? कि उसको 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का एक राउंड लगा करके यहाँ पर आना पड़ता है उसको, ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स विलेजर्स के सामने खड़ी हो गई हैं जब से ये डेवलपमेंट के सिचुएशंस ऐसी स्टार्ट हुई है। तो इन गांव वालों का कहना है कि हम क्या करने जा रहे हैं कि अभी जो लोकसभा का इलेक्शन है, हम आसपास के कई सारे विलेजेस हम क्या करेंगे, इलेक्शन को बॉयकॉट करेंगे, हम में से कोई वोट नहीं डालेगा, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम्स को आप नहीं सुन रहे हैं। अब प्रॉब्लम इन्होंने जैसे और भी बताई कि हमारा, आपने इतनी सारी जमीन ले ली, लेकिन आप हमको सिटी में उससे भी बहुत छोटा सा एक प्लॉट दे रहे हैं आप। तो गांव में लोगों को बहुत ही ज्यादा ओपन स्पेस में रहने की आदत होती है। अब यहाँ पर रहते थे वो, सपोज करो कि 1000 स्क्वायर मीटर में, शहर में इनको प्लॉट अलॉट किए जा रहे हैं 100 और 200 स्क्वायर मीटर के। तो वो कैसे अपनी लाइफ को वहां पर एडजस्ट कर पाएंगे? पूरा गांव यहाँ से उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो कितने सारे उनके रिलेशंस, उनकी जो रिश्तेदारियां वगैरह हैं, सब वो खत्म हो जाएंगी, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये अपने आप में क्या है, एक साइड इफेक्ट है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूज है, नाबार्ड अनवील्स स्ट्रेटेजी टू मोबिलाइज ग्रीन फाइनेंसिंग। जो नाबार्ड है, इट्स अ स्पेशल बैंक, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। इन्होंने अर्थ डे पर, अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, 22 अप्रैल एवरी ईयर। तो ये लेकर के आ रहे हैं अपनी कुछ स्ट्रेटेजी, स्पेशल स्ट्रेटेजी, किसके लिए, फाइनेंसिंग के लिए, और वो भी कैसी फाइनेंसिंग, ग्रीन फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इसका ये ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और उस स्ट्रेटेजी का नाम इन्होंने रखा है क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030। तो समटाइम्स यू कैन फाइंड आउट क्वेश्चंस which can ask that what is climate strategy 2030, it is associated with which department। तो ऑप्शन में देगा आपको SBI या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऐसा कुछ भी दे देगा,
लेकिन एक्चुअली इट इज एसोसिएटेड विद नाबार्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं। अब नाबार्ड ने कहा है कि देखो हम अभी तक हमारे पास में 170 बिलियन का एनुअल फाइनेंसिंग हम करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम इसको 2.5 ट्रिलियन तक लेकर के जाएंगे। उसमें भी कैसी फाइनेंसिंग होगी? हमारी ग्रीन फाइनेंसिंग होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि यार ये ग्रीन फाइनेंसिंग है क्या? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्रीन फाइनेंसिंग। व्हाट इज ग्रीन फाइनेंस? तो ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ऐसी मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज जिसमें सबसे पहला कंसीडरेशन किसको दिया जाता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। और उसमें फोकस ये किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जाए, वो फाइनेंस, जो मनी है, जो लोन लिया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है, वो सब कहाँ पर जाए? वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जाए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, उसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं आप कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो प्रमोट कर रही हो किसको? सपोज करो बैग्स। और बैग्स भी कैसे? सपोज करो वो बैग्स हों किसके? जूट के बने हुए, स्टाइलिश बैग्स हों। तो अगर ऐसी कंपनी को लोन दिया जाएगा तो कहा जाएगा ग्रीन फाइनेंसिंग। सपोज करो कंपनी इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट सम मनी टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट इन दिल्ली, और दिल्ली में वो कोई प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है? वो ये कह सकते हैं कि हम यहाँ का जितना भी सीवरेज है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और उसमें से, या कोई ऐसी कंपनी है जो चाह रही है कि जितने भी हाईवे हैं उनको हम ग्रीन हाईवे में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स उनके, जैसे ये हाईवे, तो उनके साइड में जो है हम ग्रीनरी को प्लांट करेंगे, बहुत सारे ट्रीज लगाएंगे, या इसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें भी हम क्या लगाएंगे? छोटे छोटे प्लांट्स या श्रब्स लगाएंगे, या साइड में फ्रूट्स वाले हम प्लांट्स लगाएंगे, या साइड्स में जो बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधि होती है, मेडिसिन होती हैं, उनके प्लांट्स लगाएंगे। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जब भी फाइनेंसिंग होती है तो सच काइंड ऑफ फाइनेंसिंग इज नोन एज ग्रीन फाइनेंस। मीन्स ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज नाबार्ड। तो नाबार्ड काफी समय से न्यूज में है, तो नाबार्ड को भी समझ लेते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है नाबार्ड? नाबार्ड इज अ रेगुलेटरी बॉडी। जैसे आरबीआई है वैसे ही नाबार्ड भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। अब इसका काम क्या है? रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। जो रूरल लेवल पर छोटी छोटी बैंक्स होती हैं उनका रेगुलेशन करती है ये, और कोऑपरेटिव बैंक्स भी होती है उन पर भी ये काम करती है एज ए एपेक्स बॉडी। ठीक है, तो इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उसके अंदर ये वर्क करती है। क्या है इसके ऑब्जेक्टिव? इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द मैटर्स ऑफ कंसर्निंग पॉलिसी, प्लानिंग, ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट। मींस लोन या फाइनेंस देना किसको? एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। तो बात हम इसको ऐसे समझते हैं कि इंडिया के डेवलपमेंट को वी कैन नॉट इमेजिन विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, बिकॉज still around 70% of population of India reside in rural areas। तो जहां इंडिया की 70% पॉपुलेशन अगर विलेजेस में, रूरल एरियाज में रहती हो, तो उसके डेवलपमेंट के बिना क्या हम इंडिया का डेवलपमेंट इमेजिन कर सकते हैं? नो। सो द मेन फोकस ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आप इसके नेम से ही समझ सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना और रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना। तो एग्रीकल्चर भी कहाँ पर होती है? रूरल एरिया में होती है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड। कैसे? इट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू इम्प्लीमेंट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। तो नाबार्ड कब आ रहा है? 1981 के एक्ट के थ्रू हम इसको लेकर के आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेकर के आई थी। इसके लिए एक कमेटी बनी थी, तो बी शिवरामन कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि भाई हम इतने सारे टाइम से फोकस कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट पर, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है। बिकॉज इससे पहले आरबीआई के अंदर ही कुछ डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जैसे एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ये सब होती थी। ठीक है, या एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब आरबीआई के अंदर काम करते थे।
तो उन्होंने सजेस्ट किया कि देखो आरबीआई से इस काम को हटा करके एक इंस्टीट्यूट, एक बॉडी बनाओ जो रूरल डेवलपमेंट पर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर फोकस करे। सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड नाबार्ड। नाउ हमास ब्रास विल स्टे इन दोहा इफ यूजफुल फॉर ट्रूथ टॉक्स। यू नो कि अभी रिसेंटली हम देख पा रहे हैं तो हमास एक तरफ और दूसरा इजराइल, इन दोनों के बीच में वॉर की सिचुएशन है, लगातार वॉर चल रहा है। तो जो क्या नाम है उसका, दोहा ये कैपिटल है किसकी, कतर की। तो कतर की गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमास और इजराइल दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने हमास के जो लीडर्स हैं उनको दोहा में बुला लिया है, उधर ये कोशिश कर रहे हैं इजराइल के लीडर्स को बुलाने के लिए तो भाई यहाँ आ जाओ, बैठ करके बात कर लेते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बातों से, मीडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो ये बात किसने कही है, कतर के जो मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है माजिद अल अंसारी, उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज देयर प्रेजेंस इज यूजफुल पॉजिटिव इन दिस मीडिएशन एफर्ट दे विल रिमेन हियर। उन्होंने कहा कि जब तक बातचीत अगर कुछ भी चलती रहेगी तो हमास के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो कहां पर रहेंगे, वो रहेंगे दोहा में। ठीक है, तो ये रहा। तो इस मीन्स कुछ उम्मीद हमें देखने को मिल रही है कि बिकॉज बहुत सारे इनोसेंट पीपल इसमें जो है मारे जा रहे हैं और युद्ध तो कभी भी किसी के लिए अच्छा होता नहीं है। ठीक है, तो इस युद्ध को बंद करवाने के लिए, स्टॉप करवाने के लिए देयर आर वेरियस एफर्ट्स एंड दीज एफर्ट्स आर फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या कंट्रीज हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि ये वॉर यहीं पर स्टॉप हो जाए। ऐसे ही यूक्रेन और रशिया, इन दोनों का भी वॉर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए लगातार एफर्ट्स चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या इसमें निकल करके आता है, बिकॉज इट्स वेरी क्रूअल एक्ट कि जब भी वॉर हो रहा है तो उन छोटे छोटे बच्चे जो चिल्ड्रन है ना, बहुत सारे बुजुर्ग पीपल, ओल्ड एज पीपल, बहुत सारी वुमेन जिनका कोई लेना देना नहीं है वॉर में, हमास के मिलिटेंट्स अटैक कर रहे हैं, उधर इजराइल की फोर्सेस उनके साथ में लड़ रही हैं। लेकिन जब कोई बम गिरेगा यहाँ पर तो वो ना तो बच्चे देखेगा, ना चिल्ड्रन देखेगा, ना विमेन देखेगा, सबको खत्म कर डालेगा। तो आई होप इसमें कुछ पॉजिटिव निकल करके आए और ये वॉर यहीं पर बंद हो जाए और जो प्रॉब्लम्स हैं हमास या इजराइल के बीच की वो बातों से, मीडिएशन से सॉल्व हो जाए। आई होप कि ऐसा होगा। सो गाइस, टुडे we are going to end this session and I wish you all the best. Take care. Goodbye. Bye bye.